एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस 6 जनवरी 2025 का पेपर। तो यहाँ हम क्वेश्चन फर्स्ट से क्वेश्चन 25 तक कवर करेंगे एंड फर्दर हम पार्ट्स में डिवाइड करके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की मैं बात करती हूँ यहाँ। तो कंसीडर द फॉलोइंग कंडीशनल स्टेटमेंट हमें गिवन है लाइक दिस, है ना। आपको इफ वाली कंडीशन दी है जहां पर आपको बताया गया है कि m इज इक्वल टू 20 - 10, और जहां पर हमारे पास n जो है वो लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है। द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ फॉलोइंग ऑपरेशन, तो आपको जो ऑपरेशन दिए हुए हैं आप उनको किस अकॉर्डिंग परफॉर्म करोगे, है ना। तो यहाँ पर हमको सबसे पहला जो अगर आप देखो तो सबसे पहले हम किसको परफॉर्म करेंगे, माइनस को, है ना। आप माइनस परफॉर्म करोगे, इनकी अपनी प्रेसिडेंसी होती है। ठीक है। सेकंड पे आप इसको परफॉर्म करोगे, थर्ड पे आप इक्वल इक्वल को, और फोर्थ पे आप और को। ठीक है। तो आप देख सकते हैं, हम इसको देख लेते हैं कि इसके सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले देखो आपको ये दे रखा है, तो प्रेसिडेंस सबसे पहले हाईएस्ट और लोवेस्ट क्या हो जाएगा, तो सब्सट्रैक्शंस, फिर इक्वालिटी, फिर रिलेशनल का ग्रेटर देन, और फिर आता है लॉजिकल। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या परफॉर्म करेंगे, 20 - 10। ठीक है। तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। क्लियर है? अब 10 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, फाइनली हम लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर m की वैल्यू कितनी हो गई, m की वैल्यू यहाँ पे 10 थी। ठीक है। और आप फिर और ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ग्रेटर देन 10। ठीक है। तो आप इस टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हो। नॉर्मली इस क्वेश्चन में तो आपको बस प्रेसिडेंस पूछा है क्योंकि सीक्वेंस, लेकिन अगले क्वेश्चन में आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न प्रोग्रामिंग के बारे में आपसे पूछा गया है। तो हम समझते हैं इसके स्टेटमेंट्स को। इट्स मॉड्यूल्स शुड डू ओनली वन थिंग। यस, ट्रू, है ना। हर एक मॉड्यूल के पास अपनी एक चीज होती है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन मॉड्यूल्स इज अलाउड ओनली बाय कॉलिंग मॉड्यूल। आप कम्युनिकेशन जो करते हो वो किसके द्वारा करोगे, तो आप मॉड्यूल्स को कॉल करना पड़ता है, तो कॉलिंग मॉड्यूल्स के द्वारा आप उसको कर सकते हो। क्लियर है? कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस डायरेक्टली बिटवीन मॉड्यूल्स डू नॉट हैव कॉलिंग कॉल्ड रिलेशनशिप। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जब आप ये वाली कंडीशन ट्रू बोल रहे हो तो फिर ये ट्रू तो हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अगर वो कम्युनिकेट डायरेक्टली थोड़ी करते हैं, वो पहले कॉल करेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला है, डू नॉट कॉल, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Now all the modules are designed as a single entity, single exit system using control structure। तो यहाँ पे बोला है कि सभी जो मॉड्यूल्स हैं उनको इस टाइप से डिजाइन किया जाता है कि वो सिंगल एंटिटी की टाइप वर्क करते हैं, सिंगल एग्जिट सिस्टम की टाइप का वर्क करते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर के यूज करते हैं ना, मतलब जिस टाइप से। तो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में ही बोला था कि मॉड्यूल एक अपने आप में एक ही थिंग है, तो दैट इज ऑल्सो राइट। ठीक है। तो डी, ए, बी और डी तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। तो ये हमारे मॉडर्न प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमें बता रखा है, आपको पूछा गया है कि CFG यानी कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको इनकी कंडीशन पता होना चाहिए कि जो चॉम्स्की जो नॉर्मल फॉर्म है CNF यानी कि उसने आपको इसमें आपको बताना है कि आपने कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, कौन सी ग्रामर है। ठीक है। तो ऑल जो लेटर्स है कैपिटल्स के वो वेरिएबल्स हैं, और जो लोअर केस वाले टर्मिनल्स है जो हमको पता होते हैं ऑलरेडी। ठीक है। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आप भी जानते हैं कि चॉम्स्की हायरार्की में कभी भी एक से ज्यादा टर्मिनल अलाउ नहीं होते हैं, सॉरी वेरिएबल्स अलाउ नहीं होते। टू टू मैक्स टू हो सकते हैं, तो ये ए तो गलत हो जाएगा, है ना। आपको ए दे रखा है, आपको बी दे रखा है, आपको सी भी दे रखा है, और आपको यहाँ पे डी दे रखा है। ठीक है। तो आपको बताना है, तो हम इसको सॉल्यूशन की ओर से देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ, देखो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ कि क्यों। तो यहाँ पर ए है, तो ए बी सी इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि मैक्स टू होने चाहिए नॉन टर्मिनल्स, मैंने आपको बता दिया है। नॉन टर्मिनल्स भी बोल सकते हो आप, इनको वेरिएबल्स भी बोल सकते हो। ठीक है। तो ये दोनों ही होते हैं जो कैपिटल लेटर में लिखे होते हैं, बाकी सारी कंडीशन ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, सेकेंड वाला देखते हैं। बी वाला क्या बोल रहे हैं कि अगर ये आपको दे रखा है तो यहाँ पे 2 है, कोई दिक्कत नहीं है।
ये ये टर्मिनल है, कोई दिक्कत नहीं है, ये नॉन टर्मिनल है लेकिन 2 वेरिएबल से, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है हमारे CNF को, है ना, तो ये CNF हो जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम सी वाला। तो सी के ऑप्शन में क्या दे रखा है कि देखो यहाँ पर Q जो है वो है टर्मिनल और P क्या है, नॉन टर्मिनल। तो यहाँ पर ये चीज, ये कौन फॉलो करता है, ये ग्रीनएच नॉर्मल फॉर्म फॉलो करता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये वाली जो CNF इसको अलाउ ही नहीं करता है, तो दिस इज कॉल्ड इनवैलिड टर्म, है ना। तो यहाँ पर ये CNF नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा MN और MP। तो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं, 2 मैक्स है, लेकिन आपको देखो आप दोनों इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 टर्मिनल्स नहीं होने चाहिए, एक टर्मिनल और एक नॉन टर्मिनल होगा तो चलेगा, या फिर सिर्फ एक टर्मिनल होना चाहिए, तो दैट कॉल बी वैलिड, है ना, ये हमारा जैसे कि स्टेप से, लेकिन 2 नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम 1 ओनली। और यहाँ पर जो टर्मिनल टर्मिनल को डिराइव कर रहा है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड फॉर दिस। तो ये भी हमारा CNF नहीं होगा। तो CNF कौन सा होगा, सिर्फ और सिर्फ बी हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 क्या बोल रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर रिस्पेक्ट टू एक्सेस टाइम। ठीक है, तो हमको एक्सेस टाइम के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर अगर आप जानते हैं कि सबसे पहले हम एक्सेस टाइम के हिसाब से बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा एक्सेस टाइम मतलब सबसे कम एक्सेस टाइम किसका लगता है, इसका, है ना। आप रजिस्टर को जितनी जल्दी एक्सेस कर सकते हो आप जानते हो ना, फर्स्ट। सेकंड आपको स्टैटिक रैम, आप जानते हो कि स्टैटिक रैम मतलब क्या होता है कि जब आप इसको कंपाइल टाइम पे वर्क करवाते हो, तो कंपाइल टाइम पे अगर वो वर्क करेगी, आपने पहले उसमें मेमोरी दे दी होगी, तो वो उतनी ही फास्ट होगी। जब भी हम डायनामिक या रन टाइम की बात करते हैं ना, तो वो उतनी स्लो होती है क्योंकि हमको उसमें रिफ्रेशमेंट की जरूरत होती है। क्लियर है। जब हम स्टैटिक रैम की बात करते हैं तो यहाँ हमें कोई रिफ्रेशमेंट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके आगे, फिर हमको सबसे कम एक्सेस टाइम इसमें मतलब सबसे कम एक्सेस टाइम रजिस्टर, फिर उसके बाद स्टैटिक रैम, फिर डायनेमिक रैम, उसके बाद आप क्या बोल सकते हो, सॉलिड स्टेट ड्राइव, है ना, इसको एक्सेस टाइम। और सबसे ज्यादा एक्सेस टाइम किसको लगेगा, ऑप्टिकल डिस्क, क्योंकि ये सेकंड मतलब सेकंड इन मेमोरी। ठीक है, सेकंड मेमोरी वी कैन से दैट। तो आप कह सकते हैं इस टाइप से। तो अगर आपको एक भी पता है ना, तो आप क्लियरली कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो रजिस्टर जो होता है वो CPU में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन में से एक है जो हर बार पूछा जाता है मोस्टली। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बता रखा है फास्ट होती है, डू नॉट रिफ्रेश, मैंने आपको सारी चीजें बता दी। ठीक है, और ऑप्टिकल डिस्क टाइप लाइक क्या होता है, CD और DVD। और एक और चीज, सॉलिड स्टेट ड्राइव में कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं। क्लियर। सो आपको ये सब पता होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, विच इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड। तो डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड क्या हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड। तो आप जानते हैं कि बाइनरी सर्च जो होती है उसमें हम जब भी सर्च करते हैं तो हम उसको पार्टीशन मिडिल से डिवाइड करते हैं, है ना। और आप जानते हैं इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, तो इसीलिए बाइनरी सर्च में हम डिवाइड एंड कॉन्कर को यूज करते हैं, तो दिस इज रॉन्ग, है ना। मर्ज में भी तो आप क्या करते हो, इसको डिवाइड करते हो और फिर आप क्या करते हो, इनको आपने जैसे मान लो कि अलग अलग आपने डिवाइड कर दिया, है ना, और फिर आप इसको मर्ज करोगे। तो मर्ज में आप पहले उसको डिवाइड करोगे और फिर आप इसको मर्ज करोगे। ठीक, इसी टाइप से हम सॉल्व करते हैं मर्ज सॉर्ट। तो इसीलिए ये भी डिवाइड एंड कॉन्कर को यूज करती है। क्विक सॉर्ट में भी हम क्या करते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर को यूज करते हैं, है ना, हम इसको डिवाइड करते हैं। लेकिन हीप सॉर्ट जो होता है इसमें हमेशा कुछ नहीं करते हैं, इसीलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो हीप सॉर्ट है वो एक ऐसी एल्गोरिथम है जो डिवाइड एंड कॉन्कर को यूज नहीं करती है। क्लियर है, देखो, है ना। तो यहाँ पर ये सारी डिटेल्स के बारे में दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which one of the following is the solution of for the recurrence relation t की पावर t23 n प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको लास्ट में भी हर बार ये एक क्वेश्चन है जो हर बार आता ही आता है। तो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि अगर हम जब भी यहाँ पर अगर आप इन दोनों टर्म में से कॉमन लोगे तो यहाँ पर कोई n है क्या, फर्दर नहीं है। तो हमारे पास अगर कोई n ही नहीं है तो लोग n यहाँ पर हमारे पास कॉमन आएगा। क्लियर है ना। तो बस आप इसको थोड़ा सा याद रखें। इसके अलावा ठीक है, तो मैं तो इसको इसी ट्रिक से करती हूँ कि अगर
मुझे करना होता है तो कि बस डायरेक्टली दोनों में से जो मेन कॉमन दिख रहा है मैं वो ले लेती हूँ, ठीक है। तो डायरेक्टली log n कॉमन आ जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर फर्दर n होता, मान लो कि यहाँ पर ये टर्म है और यहाँ पर भी n होता, तो फिर मेरा जो फॉर्मूला होता ना वो n log, और फिर मेरा जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है n log n, ठीक है। तो इस टाइप से सॉल्यूशन होता है इसका, है ना। तो आप ये सब देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास जैसे कि आप जब इसको रेफरेंस रिलेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, बेसिकली हम करते ही हैं उससे, लेकिन उससे बहुत टाइम लगता है। तो कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स होती है इनको सॉल्व करने की, जो आप थोड़े बहुत रेफरेंस रिलेशन की क्वेश्चंस देखोगे तो आपको क्लियरली पता पड़ जाएगा। हम इसमें मास्टर थ्योरम का यूज करते हैं, लाइक यहाँ पे मास्टर थ्योरम है ना। आपको यहाँ पे ए की वैल्यू बी की वैल्यू दे रखी है ऊपर क्वेश्चन में, है ना, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा। लेकिन हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली करने का मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आप दोनों जो टर्म्स है उसमें से कॉमन लेंगे n को, और अगर नहीं आता है कॉमन तो हम उसमें लिखेंगे log n। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, इंसर्ट कमांड इज यूज्ड फॉर। इंसर्ट कमांड किस किस के लिए यूज होती है, तो आप जानते हैं कि एड अ सिंगल टपल इन अ रिलेशन, आप टपल को ऐड कर सकते हो बेसिकली, क्लियर है। एड अ मल्टीपल टपल के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। एड वैल्यू टू स्पेसिफिक एट्रीब्यूट के लिए हम इंसर्ट कमांड को यूज कर सकते हैं, लेकिन इंसर्ट अ न्यू टेबल के लिए हम इंसर्ट कमांड को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। देख लेते हैं इसका थोड़ा सा और, कि जब भी आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला है कि इंसर्ट कमांड डज नॉट क्रिएट अ न्यू टेबल, इट ओनली इंसर्ट डेटा इनटू एग्जिस्ट टेबल। जो एग्जिस्ट टेबल है उसमें अगर आपको डेटा इंसर्ट करना है, वहां हम इंसर्ट टेबल का यूज कर सकते हैं, इंसर्ट कमांड का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप टेबल नहीं बना सकते इंसर्ट से, क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच इज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है द नेटवर्क यूजिंग CSMA CD, है ना, और हैज अ बैंडविड्थ 20 Mbps। द मैक्सिमम प्रोपगेशन टाइम आपको गिवन है 25 माइक्रोसेकेंड। व्हाट इज द मैक्सिमम साइज फॉर फ्रेम। तो क्लियर है, आपको इसमें सॉल्यूशन निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, इट इज नॉट लाइक अ बिग डील। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं आपको क्वेश्चन में क्या दिया है। तो बैंडविड्थ आपको 20 दे रखी है, मैक्सिमम प्रोपगेशन आपको 25 दिया हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम फ्रेम साइज का फॉर्मूला होता है 2 इंटू बैंडविथ इंटू टाइम, है ना। आपको बैंडविथ और टाइम गिवन है, तो आप जैसे 2 इंटू 20 इंटू 25 करोगे। लेकिन आपको सबसे पहले एक चीज ध्यान रखनी है कि हमको माइक्रो सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। तो हम जब भी इसको कन्वर्ट करेंगे क्लियरली, तो 1 माइक्रो सेकेंड की पावर कितनी होती है, 10⁻6 बिट्स, ठीक है। तो 1 है ना, यहाँ पर हम जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आप इसको जब भी सॉल्व करोगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 1000 बिट्स, है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे देखो सॉल्यूशन देख लेते हैं। बैंडविड्थ आपको गिवन है 20, तो देखो आपको बैंडविड्थ गिवन है 20 Mbps, मैक्सिमम प्रोपगेशन टाइम आपको गिवन है 25, क्लियर है। अब आपको मैक्सिमम फ्रेम साइज निकालना है, तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा विच इज साइज इंटू इज इक्वल टू 2 इंटू बैंडविड्थ इंटू टाइम, क्लियर है। तो आपको बस इस वैल्यू इसमें वैल्यू पुट अप करनी है और आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आप 2 इंटू, ठीक है, 20 इंटू 25, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1000, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। तो हमको यही पूछा था क्वेश्चन में, ठीक है, देखो आप जानते हो, तो आपको 1000 डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, गेट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the mathematical annotation describe the logical entailment of sentence A entails another sentence B is। तो अगर A entails another sentence of B entails दे रहा है तो आप रिप्रेजेंट किससे करोगे, इससे, है ना। बस आपको सिंपली इसको याद रखना है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, दिस इज द इंटेल साइन। तो यहाँ पर देख लो, थोड़ा सा समझ लेते हैं। लॉजिकल इंटेलमेंट जो बोलते हैं, लॉजिकल इंटेलमेंट जो होता है वो रेफर करता है द रिलेशनशिप बिटवीन द टू स्टेटमेंट्स वेयर वन लॉजिकल फॉलोज टू अनदर, यानी कि एक अनदर को फॉलो कर रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूंगी तो ये क्या बोलेगा, इन एवरी मॉडल ए इज ट्रू तो बी मस्ट बी ट्रू, है ना। इंटेल्स का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर ए ट्रू होगा, यहाँ पे हम ऐसे करते थे ना, तो वो इस टाइप से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं डबल ट्रांसटाइन, है ना। और आपको इसको डिनोट करना है सिमेंटिक इंटेलमेंट से, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हो। तो आपसे इस बार ऐसा आपसे पूछा जा सकता है नेक्स्ट टाइम कि इसको आप क्या बोलोगे, तो आपको पता होना चाहिए इसको डबल टर्नस्टाइल बोलते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर
ठीक है, तो आप इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी देख सकते हो, लाइक ए दे रखा है तो इट इज रेनिंग, द ग्राउंड इज वेट। और अगर आपको ये दे रखे होंगे तो आपको बताना है कि इट इज रेनिंग, है ना। एंड ऑब्वियसली बात है, अगर ये रनिंग होगी तो मतलब रेनिंग होगी यानी बारिश होगी तो ग्राउंड तो गीला हो गई होगा, तो दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको देख सकते हैं। और अगर हम थोड़ा सा और इसको नीचे एक्सप्लोर करें तो यहाँ पर आपको ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो यहाँ पे ए इज अ सबसेट दे रखा है, हम जानते हैं साइन को। वहीं ये अगर आपको बी और इंटेल ए दे रखा है तो ये रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना, सिंपली। और यहाँ पर सेम अगेन नोटेशन सबसेट एंड रिवर्स डायरेक्शन, तो आपको बस ये नॉर्मली पता होना चाहिए कि ए इंटेल बी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका मीनिंग एक्चुअल में क्या होता है। तो हम जानते हैं कि अगर ए इंटेल बी दे रखा होगा तो दोनों ही कंडीशन में वो ट्रू होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 10। सॉफ्टवेयर टेस्टेबिलिटी इज सिंपली हाउ इजीली सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कैन बी टेस्टेड, विच वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स डू नॉट लीड या डज नॉट लीड टू द टेस्टेबल सॉफ्टवेयर। यानी कि सिंपली हम सॉफ्टवेयर टेस्टेबिलिटी कर रहे हैं अपने प्रोग्राम पे, है ना, तो प्रोग्राम हम टेस्ट करेंगे तो इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो लीड नहीं करेगी इस टेस्टेबल सॉफ्टवेयर को। तो आप देखो, सॉफ्टवेयर जब भी आप सॉफ्टवेयर को टेस्ट करोगे तो आप उसको ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, आप उसको कंट्रोल करोगे डेफिनेटली, और आप उसको अंडरस्टैंड करोगे। बट रिपेयरेबिलिटी कब होती है, जब सॉफ्टवेयर पूरी तरह से खराब हो जाता है ना। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये गलत हो जाएगा, है ना, डू नॉट लीड दिस। ऑब्जर्वेशन क्वालिटी देखो, यहाँ पे थोड़ा सा एग्जैक्टली समझ लेते हैं। ऑब्जर्वेटिव क्वालिटीज क्या कहती है, ये इंश्योर करती है कि इंटरनल स्टेट ऑफ द सॉफ्टवेयर कैन बी ऑब्जर्व थ्रू आउटपुट, हम उसके आउटपुट के थ्रू उसको ऑब्जर्व करेंगे। क्लियर है ना। सेकेंड जो कंट्रोलेबिलिटी होती है वो क्या इंश्योर करती है कि इट कैन बी इजीली कंट्रोल बाय इनपुट एंड टेस्ट कंडीशंस, है ना। अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या बोलती है कि ये इंश्योर करती है कि सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन आर इजीली अंडरस्टैंड एंड उसको फॉलो हम कर सकते हैं। लेकिन रिपेयरेबिलिटी डज नॉट डायरेक्टली लीड टू टेस्टेबल सॉफ्टवेयर जस्ट बिकॉज, क्योंकि हम ये इट इज अ पार्ट ऑफ मेंटेनेंस। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के लिए हम इसको बोल सकते हैं इट डज नॉट इम्पैक्ट ऑन दी टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। क्लियर है। तो रिपेयरेबिलिटी नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ सकते हैं कि इट इज अ पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द सॉफ्टवेयर क्वालिटी विच इज मेंटेनेंस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो हमको यहाँ पर मैच द कॉलम के क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, जब भी हमको इस टाइप का क्वेश्चन देते हैं तो आप क्या करोगे, देखो कॉम्प्लीमेंट इट्स लाइक नेगेटिव नंबर, सबसे फर्स्ट हम सॉल्व कर सकते हैं बी का थर्ड, है ना, तो आपका यहीं पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन आप और भी देख लेते हैं, ए का अगर आप जब भी इसका बाइनरी निकालोगे और इसको इससे कन्वर्ट करोगे तो आप इसको हेक्साडेसिमल में ये वाला नंबर आपको मिलेगा, यानी कि इस नंबर, ये नंबर जो बाइनरी में गिवन है, आप इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 133 इसका आंसर आएगा। क्लियर है। अब पैरिटी बिट्स, तो पैरिटी बिट्स हम किस में चेक करते हैं, आप जानते हो, एरर डिटेक्शन में। तो एरर डिटेक्शन के लिए हम पैरिटी बिट्स को देते हैं। और वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन जो होता है वो किस में होता है, CIE से में होता है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर हमको दे रखा है, तो जो वेरिएबल जो है ना, वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CISC, यानी कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग का पार्ट होता है। तो हम इसके अंदर वेरिएबल लेंथ का यूज करते हैं। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो हमको यहाँ लिस्ट 1 और लिस्ट 2 गिवन है ऑलरेडी, और आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है किसके लिए। तो सबसे पहले अगर मैं डिसीजन ट्री की बात करती हूँ, तो डिसीजन ट्री एक ऐसी एल्गोरिथम है जो C4.5 एल्गोरिथम को डिफाइन करती है ना। हम इसके अंदर डिसीजन ट्री के अंदर इस एल्गोरिथम को यूज करते हैं। नेक्स्ट आप देखते हो सुपरवाइज लर्निंग, तो इट इज अ पार्ट ऑफ नॉन लीनियर रिग्रेशन लर्निंग एल्गोरिथम। सुपरवाइज लर्निंग में हम नॉन लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम को यूज करते हैं, है ना। और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज बेस्ड ऑन द डेल्टा लर्निंग रूल, यानी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हर एक चीज से सीखती है, लर्न करती है ना। इंस्टांस बेस्ड लर्निंग की बात करते हैं तो ये एक सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप होती है जो सेल्फ जनरेट होती है। ठीक है, सो देख लेते हैं इसका थोड़ा डिटेल में हम एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर अगर देखो, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमको आपको पता चलेगा कि डिसीजन ट्री जो है वो लिंक्ड होती है किसके साथ, C45 एल्गोरिथम के साथ, विच इज वेल नोन एल्गोरिथम जनरेट अ डिसीजन ट्री, है ना, जो एक डिसीजन ट्री को जनरेट करने में हेल्प करती है। सुपरवाइज लर्निंग की बात करते हैं तो इट इज एसोसिएटेड विद नॉन लर्निंग रिग्रेशन, जिसके मैंने आपको बताया। इसके अंदर हम लेबल्ड डेटा को यूज करते हैं जो प्रिडिक्ट करता है आउटकम्स को। ठीक है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं तो इट इज कनेक्टेड विथ डेटा लर्निंग रूल, है ना, जहां पर हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं द वेट इन द नेटवर्क, उसके नेटवर्क के मतलब उसके वेट को, है ना,
इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग क्या होती है, एक सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप से कनेक्टेड होती है। यहाँ पर हमारे पास आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है वो यूजेस मतलब अनसुपरवाइज लर्निंग को यूज करती है, तो प्रोड्यूस करती है जिससे लो डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनपुट स्पेस। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलते हैं, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकेंड आपको गिवन है। तो आप जानते हैं कि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो पी डिफाइन इफ देन वाली कंडीशन है, तो आप इसको इससे सॉल्व करेंगे है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि पी जो है वो ये हमको हमेशा आउटपुट गिवन देता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, तो जब आप इक्वलिटी की बात करते हो तो आपको आपको पता होना चाहिए कि आप इसको इससे कर सकते हो कनेक्ट। ठीक है, तो हम दो से भी हमारा आंसर ला सकते हैं। तो ए का सेकंड और सी का फर्स्ट, तो ए का सेकंड और सी का फर्स्ट हो, है ना, और ये ए की कंडीशन में दे रखा हमको, तो हमारी करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। वहीं बी का थर्ड है हमारे पास, तो यहाँ पर बी का क्या आंसर हो जाएगा, थर्ड है ना। तो बी का आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा, और डी जो है जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डी का, ठीक है, ये सेम टू सेम हमको रिपीट मिलेगा। क्लियर है, तो देख लेते हैं हम इसका एक बार और आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर डी का फोर्थ है, सी का फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर हमारा है 14। यहाँ पर आपको एलपीपी से क्वेश्चन है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मीन आपको दे रखा है ना, z इज इक्वल टू 30x माइनस 18y। कंस्ट्रेंट्स आपको गिवन है दिस और दिस, एंड x और y इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन दिस फिजिबल रीजन द सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी आपको ये दे रखी है। तो जब आप सॉल्व करोगे इसको, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपको इसके आंसर मिलेगा। तो हम देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम सारे पॉइंट्स की बात करेंगे। तो जब आप 0.40 की बात करोगे और आप जब उसमें वैल्यू पुट करोगे, एक बार x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, तो आपको करेक्ट कंडीशन मिलेगी तो ट्रू हो जाएगा। सेकेंड आपको मिलेगी तो आपको ट्रू मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप जब 4.40 के लिए बात करोगे तो आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 4.240 के लिए बात करोगे तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये पूरा ही गलत हो जाएगा इसकी वजह से। सेम जब आप 7 और 5 के लिए बात करोगे तो आपको कंडीशन ट्रू मिलेगी, है ना। तो इस टाइप से मैं कह सकती हूँ कि ए और सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो और नीचे भी देख लेते हैं हम लोग, ए और सी करेक्ट है। और यहाँ पर देखो ए सी और एक और कौन सा आएगी हमारा, 8 और 5, तो ये भी हमारे लिए ट्रू हो जाएगा। तो हमारे पास 3 वैल्यू आई जिसमें हमको कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ए सी, और देखो ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो यहाँ पर ऑप्शन सब होने चाहिए थे, क्योंकि हमने अभी देखा ऊपर कि आपको तीनों कंडीशन में आप जब वैल्यू पुट करोगे तो ए सी और ई, तो आपको ए सी और ई ऑल्सो करेक्ट है ना इसमें। अगर आपको इसका आंसर ऐसे देना चाहिए था, या तो फिर ए और ई। ठीक है, मतलब इन ये दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। ठीक, सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 15। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, लिस्ट दे रखी है एल्गोरिथम और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ इंसर्शन सॉर्ट की। तो इंसर्शन सॉर्ट क्या कहता है कि n-1 की आपकी इसकी क्वालिटी होगी। ठीक है, बाइनरी सर्च क्या होती है, तो बाइनरी सर्च आप जानते हैं कि इसमें हम log n इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, अगर आपने पढ़ा है तो। क्विक सॉर्ट, जब हम क्विक सॉर्ट की बात करते हैं तो इसमें इसकी वॉच कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, n log n। और सिलेक्शन सॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं, n स्क्वायर। ठीक है, तो आपको मैं सिलेक्शन सॉर्ट की याद करवा सकती हूँ। इट्स लाइक दो सिलेक्शन और सॉर्ट, तो दो यहाँ पर आ रही है ना। तो आप याद रखिए कि o की पावर n का स्क्वायर। ठीक है, तो दो इसका, इससे इसको आप रिलेट करके n स्क्वायर को याद कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करती हूँ कि बाइनरी सर्च की बात करते हैं, तो बाइनरी सर्च मतलब क्या होता है कि जब भी आप बाइनरी सर्च को, तो आप हमेशा याद रखिए कि इसमें हम लोग रहते हैं, यानी कि लोग, बस नॉर्मली आप याद रख लो कि बाइनरी जैसे। ठीक है, तो बाइनरी से आप लोग को हमेशा याद रखना। ठीक है, या आप बोल सकते हैं कि बाइनरी मतलब बाइनरी में 2 पार्ट्स होते हैं, तो लोग हर बार 2-2 बातें करते हैं। ठीक है, तो आपको बस कुछ भी करके इसको ट्रैक बना के याद करना है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 16। What will be right sequence of the phase of database design? तो करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ये हमने बहुत बहुत बार पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, जब हम सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे थे।
और हमने डेटाबेस में भी इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, जो हम डीबीएमएस पढ़ रहे थे। तो डेटाबेस में तो बहुत बड़ा है। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट, आप रिक्वायरमेंट एनालाइज करोगे, है ना। फिर आप क्या करोगे, कॉन्सेप्चुअल डिजाइन करोगे, फिर आप लॉजिकल डिजाइन करोगे और फिजिकल। आपको पता है मैंने आपको डायग्राम बनवाया था कि फिजिकल डिजाइन सबसे लास्ट में आएगा ना। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे लॉजिकल डिजाइन करोगे, फिर आप क्या करोगे, कॉन्सेप्चुअल डिजाइन करोगे, ठीक है। और इनके बीच में ये अपने एक इंटरफेस होते हैं जिनको हम इन्हीं का नाम देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द ग्लोबल वेरिएबल्स, है ना। तो पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से ट्रू होंगे। तो द वैल्यूज ऑफ ग्लोबल वेरिएबल विच आर सेंट टू कॉल फंक्शंस मे बी चेंज्ड इन एडवर्चुअली बाय द कॉल्ड फंक्शन। तो जो वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल्स की जो वैल्यूज होती हैं वो हम मतलब वो चेंज हो सकती है। तो ये दिस इज ट्रू है ना, वो क्योंकि ग्लोबली अवेलेबल होती है। क्लियर है। फंक्शंस आर सपोज्ड टू इंडिपेंडेंट एंड आइसोलेटेड। इसकी जो फंक्शंस होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं और आइसोलेटेड मॉड्यूल्स को सपोर्ट करते हैं। कैरेक्टर इज लॉस्ट इफ दे आर यूज ग्लोबल। देखो आप जानते हो कि ग्लोबल लेवल पे अगर वो वर्क करे तो डेफिनेटली उसका जो कैरेक्टर है वो लॉस हो सकता है। नेक्स्ट आता है, इट इज नॉट इमीडिएटली अपेरेंट टू द रीडर विच वैल्यूज कैन बी सेंड टू कॉल फंक्शन। ये है ना डायरेक्टली इमीडिएटली अपेरेंट मतलब दिखाई नहीं देती है किसी भी रीडर को, है ना। जब पहले अगर आपको ये इसने किसी फंक्शन को कॉल्ड किया है, तो ये इस टाइप से कुछ जो स्टेटमेंट्स हैं, दिस इज अबाउट द ग्लोबल वेरिएबल्स के, है ना, नियम से कुछ। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि कौन सी ट्रू नहीं है, तो एक फंक्शन दैट यूज द ग्लोबल वेरिएबल डज नॉट सफर फ्रॉम रीयूजेबिलिटी। तो वी डोंट थिंक कि देखो अगर आपको ग्लोबल मतलब समझ में आ रहा है तो आप इसको समझ सकते हो। ग्लोबल वेरिएबल मतलब क्या होता है कि आप पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली उसको यूज कर रहे हो। कोई कोई चीज है, कुछ भी है, कोई फोन है, वो ग्लोबली यूज हो रहा है, तो वो हर, है ना, हर बार वो चेंज होगा, ठीक है। वो लॉस्ट भी हो सकता है, उसको आप ग्लोबली यूज करोगे, वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, आइसोलेटेड मॉड्यूल्स को यूज करता है। वहीं वो इमीडिएटली अपेरेंट नहीं होगा जस्ट बिकॉज क्योंकि मेनी टाइम्स मेनी मेंबर्स फंक्शंस उसको यूज कर सकते हैं सेम टाइम पे, दैट्स वाई कि वो हर किसी को इमीडिएटली नहीं प्रोवाइड होगा। लेकिन फर्दर अगर बात करते तो इट डज नॉट सफर रीयूजेबिलिटी, बट नहीं, ये सफर करता है रीयूजेबिलिटी पे क्योंकि वो ग्लोबली लेवल पे, तो हर कोई उसको इजीली यूज कर रहा है ना, इसीलिए हम उसको कह सकते हैं कि इट्स फॉर द रीयूजेबिलिटी, ठीक। तो दिस इज अबाउट द ग्लोबल वेरिएबल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज क्वेश्चन नंबर 18। इन द सॉफ्टवेयर डिजाइन इंजीनियरिंग जैक्सन प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन दी, हमने पढ़ा जैक्सन प्रिंसिपल के बारे में। तो इसके अकॉर्डिंग तीन चीजें थी, तीन चार चीजें थी और भी हैं, ठीक है। तो हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले डेजिग्नेशन, है ना, डिजाइनेशन, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 18। इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैक्सन्स प्रिंसिपल बेस्ड ऑन। तो जैक्सन प्रिंसिपल्स के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसने क्या बोला है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो एक डिजाइनेशन पे बेस्ड होता है। तो डेफिनेटली पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है सॉफ्टवेयर का डिजाइन मैटर करता है। डेफिनेशंस अबाउट द प्रोडक्ट या प्रोग्राम्स, है ना, जो भी हम बनाते हैं। रीफिटेबल एसोसिएशन, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18। इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैक्सन्स प्रिंसिपल बेस्ड ऑन। तो हमें बताना है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जैक्सन्स प्रिंसिपल किस पर आधारित थे। तो सबसे पहली बात है डिजाइनेशन। तो डिजाइनेशन आप जानते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिजाइनेशन, है ना। वी कैन से दैट कि हर एक चीज में हम डिजाइनिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन की बात करते हैं। तो दिस इज ट्रू ऑल्सो कि डेफिनेशन आप उसमें देते हैं। रिफिटेबल एसरेशंस बिल्कुल ट्रू है कि आप उसमें हर एक फैक्टर्स करते हैं, है ना। लेकिन आप फॉर्मल रिव्यू करते हैं, इट इज नॉट अ कंपल्सरी, है ना, आप इनफॉर्मल भी कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द जैक्सन प्रिंसिपल इट इज नॉट बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन। क्लियर है। तो थोड़ा सा और डिटेल में इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ पर। देखो, तो जैक्सन्स प्रिंसिपल इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज बेस्ड ऑन द डिजाइनेशन, डेफिनेशंस, रिफिटेबल एसोसिएशन। डिजाइनेशन मतलब क्या होता है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स और उसके एलिमेंट्स हमें पता हो। डेफिनेशन मतलब क्या होता है क्लियर और उसकी करेक्ट डेफिनेशन हमें मिले, हर एक एलिमेंट्स के बारे में हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो। रिफिटेबल्स एसर्शन मतलब क्या होता है कि आप मेकिंग असर्शन बना सकते हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम के बेस पे, उसका टेस्टेड होना चाहिए करेक्टली, पोटेंशियली रिफ्यूटेड होना चाहिए, है ना, रोबस्टनेस होनी चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से आप याद रख सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर है 19।
19 क्वेश्चन में डेफिनेशन ऑफ डैश ऑर्गेनाइजिंग इनटू इन द 4 कैटेगरीज नेमली थिंकिंग ह्यूमेनिकली, थिंकिंग रेशनली, एक्टिंग ह्यूमनली और एक्टिंग रेशनली। तो ये सारी चीजें किस पे बेस्ड होती है? तो आप जानते हैं कि आजकल हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही फोकस कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ह्यूमन की तरह सोचता है, ह्यूमन की तरह काम करता है, ह्यूमन की तरह एक्ट करता है, ह्यूमन की तरह, है ना, सारी चीजें करता है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ, इट इज अ डेफिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी कैन से दैट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टेबल फॉर द डायनेमिक पाइपलाइन बिकेम मोर इंटरेस्टिंग व्हेन अ नॉन लीनियर पैटर्न्स इज फॉलो। हमको बताना है कि कौन सी जो टेबल है जो डायनेमिक पाइपलाइन बनाती है मोर इंटरेस्टिंग जब नॉन लीनियर पैटर्न फॉलो करती है। तो रिजर्वेशन टेबल जो है वो एक डायनेमिक पाइपलाइन बनाती है, ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन टेबल, इन्वर्टेड टेबल और ग्रेडी टेबल इस टाइप की कुछ भी नहीं करती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखो, एक रिजर्वेशन टेबल जो है वो डायनेमिक पाइपलाइंस का यूज करती है, ठीक है, जब हम नॉन लीनियर पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो रिजर्वेशन टेबल क्या करती है और इंटरेस्टिंग होती है, क्यों? क्योंकि वो इफेक्टिव इफिशिएंटली वर्क करती है, हैंडल करती है डायनेमिक एलोकेशन को और डी एलोकेशन को, है ना। यानी कि आप बोल सकते हैं कि जब रिजर्वेशन टेबल हम नॉन लीनियर पैटर्न को फॉलो करेगी तब क्या होगा कि वो एफिशिएंटली हैंडल करेगी हमारे डायनेमिक एलोकेशंस को, ठीक है। यहाँ पे क्या करती है, वेराइंग वर्कलोड और ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द परफॉर्मेंस को फॉलो करती है, उसको देखती है ना। और क्या कर सकती है, अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट, जो रिजर्वेशन टेबल होती है वो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करती है ना। और इफेक्टिवली स्पेशली यूज करती है इंस्ट्रक्शंस को, और मेंटेन करती है पाइपलाइन की एफिशिएंसी को, है ना, और उसको प्रिवेंट करती है जो रिसोर्स कंटेंशन से, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 21। तो आपको फंक्शंस और यूजेस ऑफ फंक्शन गिवन है, F6, Ftel, F ऑफ और रिवाइंड, ये चारों के आपको फंक्शंस बताने की क्या काम करते हैं। तो देखते हैं क्या काम करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर आपको बात करूं F6 क्या काम करता है, तो ये सेट करता है द पोजीशन टू डिजायर्ड पॉइंट ऑफ द फाइल। हमको जो पॉइंट, ये वहां पर उस पॉइंट पर फिक्स करेगा जहां पर हमको जो फाइल हमको चाहिए, क्लियर है। एफ टेल हमें बताता है कि हमारी पोजीशन क्या है करंट फाइल की, ठीक। एफ ऑफ हमें बताता है कि आप एंड ऑफ द फाइल कंडीशन को टेस्ट कर सकते हो। और रिवाइंड हमें बताता है कि आप जो बिगिनिंग फाइल पर पहुंच सकते हो। रिवाइंड कैसे करते हैं, जैसे आप मान लो करंट फाइल यहाँ पर हो लेकिन आपको रिवाइंड करना है, तो ये आपको यहाँ पर करंट मतलब स्टार्टिंग बिगिनिंग पॉइंट पर लाके रख देगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22, विच इज ये इज यूज्ड फॉर फॉलोइंग पार्सर। तो ये हम किसके द्वारा यूज करा जाता है हमारे पास, LALR के इसमें ना। तो आपको बस पता होना चाहिए नॉर्मली कि जो ये पार्सर है वो LALR पार्सर को यूज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो यहाँ पर आपको अगेन लिस्ट दी हुई है सॉफ्टवेयर रिस्क और उसका यूजेस, ठीक है। तो हमको बताना है इसके करेक्ट ऑप्शंस। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्रेडिकेट रिस्क की, तो प्रेडिकेट रिस्क क्या करती है, पास्ट के प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू बनाती है। जैसे आपने क्या करा है, वो प्रेडिकेट कब करेगी, जब वो पास्ट के एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर कर पाएगी, क्लियरली। बिजनेस रिस्क मतलब क्या होता है, स्ट्रेटेजिक रिस्क। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी आप बिजनेस रिस्क की बात करते हैं तो वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग को फॉलो करती है, एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करती है, ओवरऑल डायरेक्शन देखती है, ठीक है। प्रोजेक्ट रिस्क की बात करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, स्टाफिंग और ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, क्योंकि आप अगर आप पूरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो उसमें आपके स्टाफ और उसके ऑर्गेनाइजेशन पे जो लगने वाला कॉस्ट है ये उसकी रिस्क। और मान लो कि अगर मान लो कि आपके जो बहुत सारे स्टाफ्स हैं, मान लो उनने गारंटी ले ली कि भाई हम आपका काम करेंगे, लेकिन अगर कोई स्टाफ बीच में छोड़ के चला गया, या तो ये सारी चीजें किस लिए होती, इससे इम्पैक्ट पड़ता है हमारे प्रोजेक्ट की सक्सेस पे। तो दैट्स वाई कि एक प्रकार का प्रोजेक्ट रिस्क हो सकता है। और लास्ट आता है पास्ट प्रोजेक्ट, जिसमें हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन। क्योंकि आपने अगर पास्ट के प्रोजेक्ट्स को यूज कर रहे हैं तो आप उसको आज के टाइम पे, रियल टाइम पे उसको यूज करके न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हैं ना। तो आप यहाँ पे एक वैल्यूएबल हम कह सकते हैं फेज ऑफ न्यू प्रोजेक्ट के रूप में इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन। तो यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन इज द ट्रू। तो आप जानते हैं कि रेड ब्लैक ट्री जो है वो गारंटी देती है वर्स्ट केस में, है ना। जब हम उसको सर्च टाइम करते हैं इंसर्ट एंड डिलीट, तो यहाँ पे उसका वर्स्ट केस कितना हो जाएगा, O log n। तो रेड ब्लैक ट्री की वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, O log n।
ट्राई जो होती है इट इज यूज्ड फॉर एफिशिएंट प्रीफिक्स बेस्ड। जो ट्राई जो होती है जब आप उसको यूज करते हो ट्राई ट्री, तो वो किस पे बेस्ड होती है, प्रीफिक्स पे। एवीएल ट्री एक सेल्फ बैलेंसिंग ट्री होती है, हम जानते हैं, है ना, विथ स्ट्रिफिक। जो देखो एवीएल ट्री से लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था तो उसमें हाइट बैलेंस ट्री बोला था, बट वो स्ट्रिक्ट मतलब स्ट्रिक्ट नहीं थी, लेकिन यहाँ पर ये बोल रहा है कि स्ट्रिक्ट है, तो डेफिनेटली स्ट्रिक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फॉर एवीएल ट्री। क्लियर है। बी ट्री की बात करते हैं तो बी ट्री अलाउ करती है एफिशिएंट सर्च को, इंसर्ट डिलीट ऑपरेशन इन डिस्क। तो बी ट्री मतलब क्या कि ये अलाउ करती है हमारे हमारे जो हम सर्च ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, इंसर्ट को परफॉर्म करते हैं, डिलीट को परफॉर्म करते हैं, तो बी ट्री हमारे लिए तीनों का काम करती है। ठीक है, मतलब बी माइनस ट्री। तो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे चारों स्टेटमेंट एब्सोल्युटली राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, which is our last question. Sequence of the following stage in the sliding window protocols for flow control. तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, हमको बस सीक्वेंस बताना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सेंडर सेंड द विंडो फ्रेम, है ना, सेंडर है, सेंडर ने अपनी जो फ्रेम है वो सेंड करी है रिसीवर को। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेंड करी। सेकंड में क्या होगा, रिसीवर एक्नॉलेजमेंट द रिसीव। अब मान लो कि मैंने ये सेंड करी तो रिसीवर इसको एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा एक। ठीक है, तो यहाँ पर हम रिसीवर क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा इसको। ठीक है, ये एक्नॉलेजमेंट इसने सेंड करे कि हाँ मेरे को ये वाली फ्रेम मिली है। ठीक है, अब थर्ड प्रोसेस क्या हो जाएगी, सेंडर मूव द विंडो टू नेक्स्ट स्टेप। तो अब सेंडर क्या आ जाएगा, यहाँ पर अपनी मूव करेगा इस वाली स्टेप पे। ठीक है, और वो नेक्स्ट फ्रेम भेजने के लिए रेडी है। और फोर्थ क्या हो जाएगा, इफ द एक्नॉलेजमेंट इज नॉट रिसीव तो सेंडर रीट्रांसमिट द फ्रेम। तो ये चौथी स्टेप हो जाएगी कि ये मूव कर देगा जब उसको मिल जाएगी। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती है तो ये मूव नहीं करेगा और इसी स्टेप पे बैठकर ये वापस से इसको सेंड करेगा। सो दिस इज अबाउट दिस, है ना। नॉर्मली आपके पास एक सेंडर है, एक रिसीवर है ना, आपने एक विंडो एक फ्रेम सेंड करी इसको, अगर इस तक पहुंच गई तो ये एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। क्लियर, तो यहाँ पर बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपने एक फ्रेम सेंड करी, है ना, आपने इसको एक फ्रेम सेंड करी और इस तक पहुंची ही नहीं, है ना, तो ये एक्नॉलेजमेंट भेजेगा नहीं, तो इसको समझ में आ जाएगा कि हमको नहीं मिली, तो ये अगेन से यही वाली फ्रेम यानी कि 1 नंबर की फ्रेम अगेन से सेंड करेगा। सो दिस इज अबाउट दिस स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, एक एक फ्रेम सेंड करता है और एक्नॉलेजमेंट का वेट करता है। ठीक है, so this is about this question. Thank you.